आज स्टार्ट करेंगे, हम प्लेन स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है लाइन की कितनी इक्वेशन थी, बताएगा कोई? कितनी इक्वेशन पढ़ी थी हमने लाइन की? सर टू सर। हाँ, आज करेंगे प्लेन, स्टार्ट करते हैं। तो प्लेन की सबसे पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। हाँ बेटा बोलो, क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है बेटा, बोलो। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अच्छा देखो, अगर मुझे प्लेन की इक्वेशन यूनिकली डिफाइन करनी है कि प्लेन कैसे होगा, इक्वेशन क्या होगी उसकी, तो सोच के देखो, अगर किसी प्लेन का हमें अच्छा, प्लेन की कोई डायरेक्शन होती है या नहीं होती? जैसे लाइन की तो होती है। लाइन की एक मैंने बताया था, डायरेक्शन कोसाइन दो सेट होते हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। हमने डिस्कस किया था, वेक्टर का एक ही होता है डायरेक्शन कोसाइन का सेट, लेकिन लाइन के दो होते हैं, एक आगे के लिए एक पीछे के लिए, क्योंकि लाइन जो होती है दोनों डायरेक्शन में क्या होती है, एक्सटेंड होती है। क्या प्लेन का डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्ट मतलब कुछ होगी डायरेक्शन प्लेन की? सोच के देखो, प्लेन की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्लेन तो हर जगह फैला हुआ है ना भाई, स्पेस में। तो प्लेन का हम अगर बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइन या उसकी डायरेक्शन की, तो वो तो मीनिंगलेस है, उसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर प्लेन प्लेन का हमें ओरिएंटेशन पता करना है, तो उसकी डायरेक्शन चाहे हमें नहीं पता, लेकिन उसका ओरिएंटेशन तो समझ में आना चाहिए कि स्पेस में कैसे है। तो उसके लिए अगर मुझे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता हो, मतलब एक ऐसा वेक्टर पता हो जो प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, तो फिर हम बता सकते हैं ना प्लेन किस ओरिएंटेशन में होगा। बताओ भाई। यस सर। है ना? और हमें एक बात तो ये पता लग जाए कि भाई ओरिएंटेशन कैसा होगा, वो नॉर्मल से पता लग जाएगा, जो प्लेन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी मैं नॉर्मल वेक्टर बोलूंगा, तो मैं नॉर्मल वेक्टर क्या लूंगा, जो प्लेन के साथ क्या होगा, एक ऐसा वेक्टर जो परपेंडिकुलर होगा। जैसे लाइन में हम पैरेलल वाला वेक्टर लेते थे, प्लेन में हम नॉर्मल वेक्टर लेते हैं। मतलब प्लेन की कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन नॉर्मल जो होगा, परपेंडिकुलर जो होगा प्लेन के साथ, उसकी डायरेक्शन होगी, उसके डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियोस होंगे। अच्छा, अगर डायरेक्शन पता लग जाए, मतलब डायरेक्शन कह रहा हूं, ओरिएंटेशन पता लग जाए, दूसरी बात ओरिजिन से प्लेन कितनी दूर है ये भी पता लग जाए, तो फिर हम प्लेन की इक्वेशन यूनिकली बता सकते हैं ना। तो उसके लिए आती है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, वो है आर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्मॉल डी, जिसमें आर क्या है, आर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। हमने कोई भी पॉइंट मान लिया, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, उसका पोजीशन वेक्टर है आर। और एन कैप क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, जो प्लेन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, उसका यूनिट वेक्टर। और जो स्मॉल डी है वो क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन से प्लेन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसको हमने स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करा है। इसी को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा भाई? आर के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे आपके, एक्स वाई जेड, और जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है नॉर्मल का, उसके डायरेक्शन कोसाइन को हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी नॉर्मल ले लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन को तो किससे रिप्रेजेंट करते थे, एलएमएन से रिप्रेजेंट करते थे। तो क्या आएगा हमारा, एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू स्मॉल डी। मैंने क्या बोला, आर जो है वो पोजीशन वेक्टर है किसी भी पॉइंट एक्स वाई जेड का, जो प्लेन के ऊपर है। और जो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है, अभी हमने वेक्टर्स में पढ़ा था, किसी भी वेक्टर की एक होता है डायरेक्शन कोसाइन और एक होता है डायरेक्शन रेशियो। तो अगर कोई भी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, तो मैंने बताया था यूनिट वेक्टर को आप एल आई प्लस एम जे प्लस एन के की फॉर्म में लिख सकते हो। याद है? याद आ रहा है अभी? यस सर। ठीक है, तो अगर आप दोनों का डॉट करोगे तो यही आएगा ना, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू स्मॉल डी। ठीक है, तो ये मैंने कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, जर्नली पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो ये वाली फॉर्म नहीं होगी, फिर कौन सी फॉर्म होगी, फिर ऐसे होगा देखो, आर डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ एन इक्वल टू स्मॉल डी, इसके इक्वल है, लेट से मैं दोनों तरफ क्या करता हूं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ नॉर्मल वेक्टर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो देखो क्या बन जाएगा, आर डॉट क्या बन जाएगा, इस बार नॉर्मल वेक्टर ही बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड को अगर यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेक्टर बन जाता है। इक्वल टू क्या बन जाएगा, इक्वल टू इसको नाम दे दिया कैपिटल डी, ये कुछ कांस्टेंट है जो कि कैसे आया, स्मॉल डी को नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके आया। तो ज्यादातर जो इक्वेशन लिखी होगी, जो प्लेन से हम जब भी प्लेन की इक्वेशन लेंगे, ये वाली लिखी होगी। ठीक है, अब इसको अगर कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, अब आर हमारा वही एक्स वाई जेड है पॉइंट, जिसका पोजीशन वेक्टर आर माना है हमने, और एन नॉर्मल वेक्टर है जिसके डायरेक्शन रेशियो में क्या मान रहा हूं, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर डी आर्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर जो हम ले रहे हैं एन
तो उसके हम मान रहे हैं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। मानने को तो वैसे कुछ भी मान सकते हैं, बट स्टैंडर्ड मान लिया ऐसे। तो क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कैपिटल। तो ज्यादातर जो इक्वेशन हम देखेंगे प्लेन की वो ये वाली होंगी, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू डी। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को कंफ्यूजन बेटा बोलो, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैंने ऐसा प्लेन दिया x माइनस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 4, तो जल्दी से मुझे बता दो इसमें नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियोज क्या है? डी ऑफ नॉर्मल वेक्टर कितने हैं? 1 minus 1 by माइनस 3. 1 and 3। और कैपिटल डी आपका 4 है। और अब अगर मैं कहता हूँ स्मॉल डी निकालो, स्मॉल डी मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन, जो प्लेन ये है फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से, तो वो क्या होगा? हमने पढ़ा था डी जो होता है वो कैसे निकालते हैं, कैपिटल डी को क्या कर दो, नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। क्योंकि कैपिटल डी का मैंने याद है फॉर्मूला लिखा था ऊपर, कैपिटल डी कैसे आया था, स्मॉल डी को हमने नॉर्मल के मॉड से क्या करा था, मल्टीप्लाई। तो अगर आपको स्मॉल डी निकालना है तो बड़े जो कैपिटल डी है उसको नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो क्या आ जाएगा, ये आपका 4 था, डिवाइड बाय नॉर्मल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 9, 4 अपॉन कितना आ गया, √11। ठीक है, क्लियर? तो ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आ गया, किसका, प्लेन का। आया सभी को समझ में? यस सर। अब आता है नेक्स्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। किसी भी प्लेन का ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें प्लेन के ऊपर, तो उसका फुट क्या होगा प्लेन के ऊपर, वो निकालना है। तो वैसे तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट करके बताता हूं कि कैसे करेंगे। लेट्स से कोई भी एक प्लेन है, ये वाला ले लेते हैं, क्या था, x माइनस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 4। इस प्लेन का हमें क्या करना है, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इमेजिन करो थोड़ा सा, ये एक प्लेन है, हमने मान लिया ओरिजिन से जो हमने ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, वो पॉइंट है लेट्स से पी मान लिया मैंने। और वो पॉइंट कैसा मान लिया हमने, कुछ भी मान लो, क्योंकि प्लेन के ऊपर है तो कैसा मान सकते हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी मान लिया मैंने। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, ओ से लेकर पी तक का जो वेक्टर होगा, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, उसको मैं क्या लिख दूं, उसके डायरेक्शन रेशियो बता दो। चलो, डी ऑफ ओपी कितने होंगे भाई, ए बी सी, राइट? यस सर। ए होंगे, ठीक है। अच्छा, डी ऑफ नॉर्मल वेक्टर भी बता दो, जो प्लेन का है, जो प्लेन का नॉर्मल होगा वो क्या होगा, 1 1 माइनस 1. 1 3। अब इन दोनों में रिलेशन बता सकता है कोई, क्या रिलेशन होगा? हमने भाई नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया, ओपी वाला वेक्टर निकाल लिया, अब इन दोनों में रिलेशन बताएगा कोई? क्योंकि ओपी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है इनका और नॉर्मल, जीरो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट. एक मिनट, हाँ, किसी ने बोला क्रॉस प्रोडक्ट, एक ने बोला डॉट प्रोडक्ट। अब कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो पहले यार ये तो सोचो, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है, प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है, और नॉर्मल कोई प्लेन थोड़ी ना होता है, नॉर्मल तो खुद परपेंडिकुलर होता है उसके साथ, प्लेन के साथ। तो दोनों ही तो परपेंडिकुलर है, दोनों ही परपेंडिकुलर है प्लेन के साथ, बोथ आर परपेंडिकुलर टू प्लेन भाई। तो दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों चीजें फिर क्या होंगी, पैरेलल होंगी ना। देयरफॉर ओपी कोलिनियर होगा विथ एन के साथ, समझ में आया? और अगर कॉलिनियर है तो हमें पता है डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन में होती है, मतलब a अपॉन 1 b अपॉन -1 और c अपॉन 3 इक्वल टू मान लू के, ऐसे मान लू a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू क्या आएगी, b की वैल्यू माइनस क्या आएगी, c की वैल्यू 3 क्या आएगी। और ये ABC जो है पॉइंट, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर हमने माना है, वो है किसके ऊपर, है तो प्लेन के ऊपर ही। सिंस P जो था a, b, c लाइज ऑन प्लेन, प्लेन के ऊपर ही तो है, तो अगर कोई भी पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो उसकी इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा ना। सेटिस्फाई मतलब x माइनस वाई प्लस थ्री जेड, एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड इक्वल टू 4 में a माइनस बी प्लस थ्री जेड इक्वल टू 4 रख दो, ये ठीक है। अच्छा, z नहीं, सॉरी, z की जगह क्या लिख दो, c लिख सकते हैं ऐसे। अब a b c की वैल्यू हमें लाइक पता है, k की टर्म्स में कितनी आई थी, k माइनस के और 3 के, पुट कर दो यहाँ पर, क्या आएगा, a की जगह k, b की जगह माइनस के प्लस के हो जाएगा, और प्लस का 9k इक्वल टू 4, कितना आ गया अभी, 11k इक्वल टू 4 आ गया। तो k की वैल्यू आ गई 4/11, और अगर k पता है तो फिर तो सारे पॉइंट पता लग गए, a b c। a कितना था, k था, तो यानी 4/11 ही आएगा।
-4/11 और तीसरा पॉइंट था 3k। 3k मतलब 12 डिवाइड बाय 11। ठीक है भाई, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब इतना लंबा प्रोसेस अगर नहीं करना और थोड़ा शॉर्टकट बताना है, तो ऑरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालना है, सिर्फ ऑरिजिन से, उसके लिए डायरेक्टिव फॉर्मूला भी लर्न कर लेते हैं। क्या डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू प्लेन। किसी भी प्लेन के ऊपर अगर ऑरिजिन से आप परपेंडिकुलर बना रहे हो, उसका फुट जो होगा वो क्या होगा, वो ये फॉर्मूला होगा, एल डी एम डी एन डी। ठीक है, एल डी एम डी एन डी क्या है, एल एम एन क्या है, हमारे डायरेक्शन कोसाइन है नॉर्मल के, क्या है एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस हैं ऑफ नॉर्मल वेक्टर। और स्मॉल डी तो पता ही है तुम्हें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ऑरिजिन, ऑरिजिन से प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कोई बताएगा स्मॉल डी कितना आया था हमारा जब हमने निकाला था? 4/√11. 4/√11 आया था अभी, 4/√11। और डायरेक्शन कोसाइन बताएगा कोई? एल एम एन क्या आएंगे, एल एम एन क्या आएंगे, नॉर्मल क्या था हमारा, नॉर्मल था कहाँ गया 1 - 1 3, 1 - 1 और 3, और डिवाइड करते हैं नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से, यही आएगा ना। Yes, sir. अब आप सोच के देख लो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 4/11 -4/11 और 12/11, यही आएंगे ना। तो यही Yes. हमारे पॉइंट आ रहे थे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, मतलब वर्कआउट वैसे ही किया जो मैंने कराया ना, वही चीज करी, पर फिर स्टैंडर्ड एक फॉर्मूला बना दिया कि भाई लर्न कर लो, ताकि पेपर में इतना कुछ ना करना पड़े तुम्हें। ठीक है, पर बेसिक इसलिए मैंने बताया क्योंकि एप्लीकेशन बाकी जो क्वेश्चंस होंगे उसमें अगर मान लो ऑरिजिन से नहीं बना रहे परपेंडिकुलर प्लेन के ऊपर, तो फिर तो निकालना ही पड़ेगा, फिर उसके लिए कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, तो करना ही पड़ेगा ऐसे। तो ये लॉजिकली क्लियर होना चाहिए कि भाई फुट जो बनाया हमने परपेंडिकुलर ओ से, वो ओपी भी परपेंडिकुलर है और नॉर्मल वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों पैरेलल हो गए। पैरेलल है तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे, तो के मान लिया। तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, जो पॉइंट था उनको किसी एक सिंगल वेरिएबल में ले आए, और अब पॉइंट जो पी है वो प्लेन पर लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा। तो बेसिकली के की वैल्यू निकल गई और के निकल गया तो पॉइंट आ गया। ठीक है, चले आगे। Yes, sir. ठीक है, अब हमने प्लेन की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ ली, जिसको नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो दो फॉर्म पढ़ी है, कैसी, मतलब लिखा कैसे हमने, एक तो ऐसे लिखा आर डॉट नॉर्मल का यूनिट वेक्टर स्मॉल डी, या फिर आर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है, स्मॉल डी जो है वो क्या है हमारा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन है प्लेन तक का, और जो कैपिटल डी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन स्मॉल डी मल्टीप्लाइड बाय क्या, नॉर्मल का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है, इसको हमने लिख दिया एल एक्स एम वाई एन जेड इक्वल टू स्मॉल डी, इसको क्या लिख दिया ए एक्स बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये सबसे मतलब मोस्ट कॉमनली यूज्ड इक्वेशन है, जो लाइक जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसमें इस फॉर्म में ही गिवन होगा। ठीक है, अब आता है सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, कोई एक पॉइंट दे दिया जिससे वो पास हो रहा है, फिक्स पॉइंट, मतलब जैसे लाइन पर लेते थे हम x1 y1 z1 एंड गिवन नॉर्मल वेक्टर। हमें किसी भी प्लेन का एक पॉइंट दे दिया और नॉर्मल वेक्टर दे दिया। तो अब भी सोच के देखो, अगर आपको नॉर्मल वेक्टर पता है, मतलब ओरिएंटेशन पता लग गया प्लेन कैसे है स्पेस में, और फिक्स पॉइंट दे दें कोई कि जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है, तो तब भी हम एक यूनिकली एक प्लेन की इक्वेशन बता सकते हैं। तो उसको बताने का क्या तरीका है, थोड़ा सा इसका भी फॉर्मूला समझा देता हूं कि कैसे है। देखो, ये प्लेन है, प्लेन पर एक कोई भी पॉइंट मान लिया हमने ए, जिसका हमने डायरेक्शन रेशियो ले लिया, सॉरी पोजीशन वेक्टर ले लिया स्मॉल ए। हमने जो ए पॉइंट फिक्स पॉइंट लिया उसका पोजीशन वेक्टर मैंने स्मॉल ए ले लिया, और एक पॉइंट रैंडमली मैं जैसे पी लेता था वही ले लिया, जिसका पोजीशन वेक्टर हम मान रहे आर। तो दो पॉइंट मान लिए हमने प्लेन के ऊपर, पी एक रैंडम पॉइंट है एक्स वाई जेड, और जो ए पॉइंट है वो फिक्स पॉइंट है, वो गिवन है हमें x1 y1 z1, जिसका पोजीशन वेक्टर मैं स्मॉल ए मान रहा हूँ। तो अगर मैं एपी वेक्टर निकालूं तो कोई बताएगा क्या आएगा, एपी वेक्टर आर माइनस ए। ठीक है भाई, Yes, sir. अब तुम्हें पता है कि जो नॉर्मल वेक्टर गिवन है, ये गिवन नॉर्मल, ये जो n मैंने लिखा है, ये परपेंडिकुलर वाला वेक्टर है जो प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है। तो सोच के देखो, अगर एपी जब हम बनाएंगे तो एपी वेक्टर प्लेन के ऊपर ही आएगा,
और जो नॉर्मल वेक्टर है वो उसके साथ परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0. बस यही इक्वेशन बोल दिया, इसी को इक्वेशन बोल दिया क्या, r माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। ये लो इक्वेशन बन गई हमारी। और इसी को अगर उस फॉर्म में लिखोगे, क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में, तो कैसे लिखते हैं, r एक्स वाई जेड होता है, a हमारा x1 y1 z1 है, तो ऐसा आएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। और नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हम कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी लेते हैं, तो साथ में डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो ऐसे आएगा ना। ठीक है भाई, क्लियर? वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन दोनों हो गई। यस सर। ठीक है, अब आता है ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फिर आती है थर्ड इक्वेशन। मतलब जैसे तुमने 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा, तो स्ट्रेट लाइन में ऐसा होता था ना कि इक्वेशन बहुत सारी होती थी लाइन की, इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी, 2 पॉइंट फॉर्म होती थी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी, है ना। तो अलग अलग सिचुएशन में, मतलब सारे कनेक्ट करोगे तो वो एक ही बात है सारे के सारे, बट अलग अलग सिचुएशन में थोड़ा सा इजी हो जाता है, कन्वीनियंट हो जाता है कि अगर हमें कोई एक मतलब कंडीशन गिवन हो, दो कंडीशन गिवन हो, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है फाइंड करने के लिए, है ना। तो इसी तरह से प्लेन की इक्वेशन है। तो ये हो गया जब एक पॉइंट गिवन होगा और नॉर्मल वेक्टर हमें पता है, तब निकालना है। फिर आता है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अच्छा, 2 पॉइंट से क्यों नहीं लिया? क्योंकि 2 पॉइंट से तो एक लाइन पास होगी, कोई भी यूनिक प्लेन हम बता नहीं सकते, क्योंकि 2 पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो एक लाइन बनेगी। उस लाइन से प्लेन अगर मुझे बताने हैं तो वो इनफाइनाइट पॉइंट है, ओ सॉरी इनफाइनाइट प्लेन्स हैं। कैसे? टेढ़े मेढ़े स्पेस में बहुत सारे प्लेन्स बन जाएंगे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, जैसे तुम्हारा कोई भी बुक है, तो बुक के लाइक आगे पीछे 2 पॉइंट ले लो तो वो एक लाइन बन गई। अब उस लाइन से बहुत सारे पेपर कनेक्ट हो सकते हैं भाई, बहुत सारे प्लेन कनेक्ट हो सकते हैं, तो यूनिकली हम 2 पॉइंटों से तो नहीं बता सकते, 2 पॉइंटों से तो बहुत सारे प्लेन पास हो जाएंगे। तो 3 अगर नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, अब मैंने इसमें भी लिखा है नॉन कॉलिनियर, ये इंपॉर्टेंट है। नॉन कॉलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक लाइन में होंगे तो फिर दोबारा यूनिक प्लेन नहीं आएगा, फिर आएंगे तो सही प्लेन, फिर इनफाइनाइट होंगे बहुत सारे। तो नॉन कॉलिनियर अगर पॉइंट्स हैं तो उनसे एक ही प्लेन पास होगा यूनिकली, और उसकी इक्वेशन कैसे बताएंगे हम? फिर वही ऐसे बना दें, ये हमारा एक प्लेन है, इस पर एक ए पॉइंट ले लेते हैं, एक बी पॉइंट ले लेते हैं, भाई एक पॉइंट ले लेते हैं सी। ये तीनों नॉन कॉलिनियर लिए मैंने, टेढ़े ले लिए थोड़े से। इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया ए है, इसका मान लिया बी है, इसका मान लिया सी है, और एक पॉइंट पी मान लेते हैं, कोई भी भाई, कोई भी पॉइंट मान लिया पी। इसका पोजीशन वेक्टर मान लिया आर। तो मुझे बताओ जल्दी से, ए बी वेक्टर कैसे लिख लूं? बी वेक्टर AB माइनस ए वेक्टर और ए सी वेक्टर बता दो, ये तो हो गया बी माइनस ए ना, ठीक है। और ए सी कितना हो जाएगा? सी माइनस ए। और एक ये भी बता दो, ए पी भी बता दो कितना होगा? आर माइनस ए। यस ठीक है भाई, आगे में से पीछे वाले को माइनस करते थे, याद है ना? ठीक है, अच्छा अब सोच के बताना, अगर मैं ए बी और ए सी इन दोनों का क्रॉस कर देता हूं, तो इन दोनों को क्रॉस करके मुझे कौन सा वेक्टर मिलेगा जो प्लेन के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, राइट? Yes, सोच sir. के देखो। ठीक है, तो ए बी क्रॉस ए सी करने पर एक तरह से नॉर्मल वेक्टर बन गया, ये बात समझ में आई? ये हमारा कोलिनियर होगा, या इसको डायरेक्टली नॉर्मल वेक्टर ही बोल दो, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर में कोई ये थोड़ी ना बताते हैं कि कौन सा नॉर्मल, इसको डायरेक्टली मैं कह सकता हूँ ये तो नॉर्मल वेक्टर ही बन गया। मतलब नॉर्मल वेक्टर एक कोई परपेंडिकुलर वेक्टर होता है प्लेन के साथ, अब वो कोई सा भी हो सकता है। अब आप सोचो कि प्लेन के साथ तो इनफाइनाइट परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे, हाँ तो कोई सा भी, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो अगर मुझे ए बी क्रॉस ए सी करता हूं मैं, तो ए बी क्रॉस ए सी करने पर एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो प्लेन के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि ए बी और ए सी दोनों के साथ जो परपेंडिकुलर होगा वो प्लेन के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, तो वो नॉर्मल वेक्टर बन गया। और वो ए पी के साथ भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो डायरेक्टली ऐसे लिख दूं, ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी इज इक्वल टू 0। ये ठीक है? ठीक है भाई, Yes, sir. बस ये आ गया हमारा आंसर। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन आ गई? वेक्टर इक्वेशन आ गई, लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, कोई बच्चे सोच रहा होगा सर ए बी की जगह बी सी ले लेते, है ना, या सी ए सी की जगह कुछ और ले लेते इस तरह से, तो उससे फर्क पड़ेगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए बी इन क्रॉस ए सी लिख लो, ए सी क्रॉस ए बी लिख लो, बी सी क्रॉस ए सी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो तो आएंगे तो नॉर्मल वेक्टर ही, तो आंसर इक्वेशन जो होगी वो सेम ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से कर लिया कि ए माइनस कर दिया सब में से,
आर में से भी, बी में से भी, सी में से भी। अब जब इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखूंगा तो थोड़ा सा इजी हो गया। तो तुम्हें याद आ रहा होगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरह से दिख रहा है ना, ये तो आर माइनस ए एक वेक्टर है, बी माइनस ए एक वेक्टर है और सी माइनस ए भी एक वेक्टर है। तो ब्रैकेट में मैंने दो वेक्टर को क्रॉस करा हुआ है और बाहर डॉट लिखा हुआ है एक वेक्टर के साथ, तो ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। तो क्या करते थे हम, पहले रो में किसके डायरेक्शन रेशियो लिखते थे, आर माइनस ए के। आर माइनस ए के कैसे लिखे जाएंगे, एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन। बी माइनस ए का कैसे लिखा जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन। और लास्ट वाले का एक्स थ्री माइनस एक्स वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, जेड थ्री माइनस जेड वन। क्लियर बेटा सभी को? तो Yes, इक्वेशन sir. याद करने में थोड़ा सा इजी हो गया कि आपको हर बार क्या करना है, x में से एक बार वन सारे पॉइंट माइनस कर दो एक्स वाई जेड में से, फिर x2 y2 z2 में से भी वन वन वाले माइनस कर दो, और x3 y3 z3 में से भी लास्ट में माइनस कर दो क्या, x1 y1 z1 और इक्वल टू 0 कर दो। इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे तो तुम्हारी इक्वेशन बन जाएगी x y z की फॉर्म में, कुछ ऐसा ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d की फॉर्म में। क्लियर? यस सर। कितनी इक्वेशन हो गई भाई? ये कौन सी इक्वेशन थी? थर्ड इक्वेशन। फिर आती है फोर्थ, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अगर कोई प्लेन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को तीन पॉइंटों पे कट कर रहा है, a 0 0, 0 b 0 और 0 0 c पर, तो इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस x y z एक्सिस पर, मान लिया इंटरसेप्ट ऐसे है a b c रेस्पेक्टिवली। a b c मतलब एक पॉइंट होगा a 0 0, एक पॉइंट होगा 0 b 0, एक पॉइंट होगा 0 0 c। अगर ऐसे तीन इंटरसेप्ट कट हो रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाय x बाय a, y बाय b, z बाय c इक्वल टू 1। ये कुछ कुछ वैसा हो गया तुम्हारा स्ट्रेट लाइन में होता था ना, स्ट्रेट लाइन 2D में जब हम करते थे 11th में, तो अगर कोई इंटरसेप्ट फॉर्म लिखना चाह रहा है लाइन की, तो अगर a और b इंटरसेप्ट हैं तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 होता था, राइट? इसको भी डिराइव कर सकते हैं। कहां से डिराइव करेंगे? ये जो तीनों पॉइंट है ये नॉन कॉलिनियर है भाई, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस पर तीन पॉइंट ले लिया मैंने नॉन कॉलिनियर। तो अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, x1 y1 z1 की जगह a 0 0, x2 y2 z2 की जगह 0 b 0 और x3 y3 z3 की जगह 0 0 c पुट कर देते हैं, सॉल्व करके यही आएगा। तो वो मैं डिटरमिनेंट क्यों ओपन करूं, तो मैंने क्या करा, डायरेक्टली वाला फॉर्मूला लर्न कर लिया ताकि उसको सॉल्व करके आएगा तो यही, तो एफर्ट वेस्ट है इतना करना, तो याद ही कर लिया है। ठीक है, ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, और लास्ट आती है, लास्ट एक और है, ये और कर लो, फिफ्थ इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through intersection of two planes। हमें क्या हुआ, दो प्लेन की इक्वेशन दी होगी जिनके इंटरसेक्शन से मेरा प्लेन पास हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फैमिली ऑफ प्लेन्स होगा। वो कैसे, मतलब जैसे तुम्हारा बुक होती है, बुक में ऐसे सोचो दो पेपर होते हैं, मतलब वो बाइंडेड होती है ना बुक, तो उसमें बहुत सारे पेज कनेक्टेड होते हैं, तो वो सारे के सारे पेजेस जो है वो सोचो प्लेन है, तो उनमें से कोई भी दो पेज मान लो, वो दो पेज जो है वो एक लाइन पर ही तो मीट कर रहे हैं जहां से वो बाइंडेड है पूरी बुक, है ना? ये बात समझ में आई? Yes, sir. बुक में कोई भी दो पेज को कंसिडर करो, वो तुम्हारे दो प्लेन है, और उन दोनों के इंटरसेक्शन मतलब वो जहां से बुक बाइंडेड है वो स्ट्रेट लाइन बन गई। तो जब भी दो प्लेनों के इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो दो प्लेन इंटरसेक्ट जब करते हैं तो पॉइंट में नहीं, एक लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे दो लाइन तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं अगर करती हैं तो, लेकिन प्लेन जो होते हैं वो पॉइंट नहीं, लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि दो पेजेस जो बुक के हैं वो किसी एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब उस लाइन से अगर प्लेन की इक्वेशन बतानी है तो वो यूनिकली तो नहीं बताई जा सकती। क्यों? क्योंकि उस लाइन से तो बहुत सारे प्लेन पास हो रहे होंगे, जैसे बहुत सारे पेजेस पास हो रहे थे वहीं से। तो फिर कैसे लिखी जाएगी? वो फैमिली ऑफ प्लेन्स बन जाएगा। तो कैसे लिखी जाएगी? मान लो पहला प्लेन कुछ ऐसा है P1, ऐसे लिख देते हैं, जैसे प्लेन के लिए P1 लिख देते हैं, लाइन के लिए L1 लिख देते हैं, L2, ताकि वो अगर रिकॉल करना है कि कौन सा प्लेन कौन सी लाइन के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं। तो P1 मैंने पहला प्लेन मान रहा हूँ, कुछ ऐसा लिखा होगा A1x B1y प्लस C1z इक्वल टू D। मैंने बोला था जो मैं सबसे पहली इक्वेशन थी वही यूज करूंगा ज्यादातर, और लिखा भी यही होंगी, तो मैं पहली इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ जो सबसे पहली थी नॉर्मल फॉर्म। दूसरे प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे मान लो A2x प्लस B2y, उनके नॉर्मल जो होंगे वो अलग मान लिए मैंने, मतलब ऐसा नहीं मान रहा कि पैरेलल है, दो अलग अलग प्लेन ले लिए। अब मैं कह रहा हूं इन दोनों के इंटरसेक्शन से मेरा एक प्लेन पास हो रहा है, उसकी इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो तुम्हारा प्लेन है उसकी इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। कैसे? पहला प्लेन बहुत इजी याद करना, पहला प्लेन लिखो
प्लस लैम्डा टाइम्स उसमें दूसरा प्लेन ऐड कर दो, प्लस उसमें लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन ऐड कर दो, तो राइट साइड पे d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बड़ा सा हो गया बट इजी है याद करना कि पहले प्लेन में लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन ऐड कर दो। अब इसको सॉल्व जब करेंगे तो कुछ ऐसा बन जाएगा, x कॉमन लेकर a1 प्लस लैम्डा a2 y के साथ आ जाएगा b1 प्लस लैम्डा b2, z के साथ आ जाएगा c1 प्लस लैम्डा c2 और इक्वल टू में चल रहा है d1 प्लस लैम्डा d2। अब ये जो लैम्डा है, लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि अगर यूनिक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेन की इक्वेशन, तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है। अगर ऐसे बोल देता है कि दो प्लेन की इक्वेशन से एक प्लेन बनाओ कौन सा होगा, तो वो तो बहुत सारे बन सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू पुट करते जाओ, अलग अलग प्लेन आते जाएंगे बहुत सारे, तो इनफाइनाइट प्लेन होंगे। तो फिर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए वो क्या करेगा, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा, क्वेश्चन में देगा, मतलब क्वेश्चन कुछ बोलेगा कि ये वाला जो प्लेन है ये किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसे बोल देगा। तो अगर किसी एक पॉइंट से पास हो रहा है तो उसमें तुम x, y और z की वैल्यू पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लोगे। ऐसा भी कह सकता है कि ये प्लेन किसी के साथ परपेंडिकुलर है, ऐसा भी बोल देगा, पैरेलल बोल देगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए वो कुछ अलग से इन्फॉर्मेशन देगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ठीक है, तो ये 5 प्लेन की इक्वेशन हो गई। अब आता है, जैसे हम लाइन के बीच में एंगल निकालते थे, अब आता है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। अगर दो प्लेनों के बीच में एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे? सिंपल है, जो प्लेनों के बीच में एंगल होगा वही उनके नॉर्मल के बीच में एंगल होगा। तो नॉर्मल्स का डॉट प्रोडक्ट करो और उनके मॉड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, खत्म। अच्छा, लेकिन अगर एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन निकालना है, अब लाइन और प्लेन मिक्स कर देते हैं। अगर लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है तब क्या लिखेंगे? लाइन का बी वाला वेक्टर ले लेंगे पैरेलल वाला, प्लेन का नॉर्मल वाला वेक्टर और मॉड से डिवाइड। लेकिन अब साइन की जगह, सॉरी कॉस की जगह क्या आ जाएगा? साइन आ जाएगा। उसका रीजन क्या कि वैसे तो कॉस लिखते थे हम, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करके जब एंगल निकालते हैं तो उसमें कॉस आता था। यहां पर साइन क्यों आया? क्योंकि लेट्स से ये एक प्लेन है और लेट्स से ये लाइन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान लेता हूं। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा लेट्स से ऐसे ले लेता हूं, ये हमारी एक लाइन है, इन दोनों के बीच में मैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ये वाला निकालना चाह रहा हूं, थीटा। तो अब सोच के देखो, जो नॉर्मल होता है वो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, किसके साथ? प्लेन के साथ। तो अगर लाइन और प्लेन के बीच में एंगल थीटा है तो कोई बताएगा नॉर्मल और लाइन के बीच में एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा ना। Yes, sir. अच्छा, ये जो मैंने एंगल निकाला है बी और एन का डॉट करके, तो ये तो किसके बीच में एंगल निकलेगा? ये तो नॉर्मल और बी के बीच में, लाइन के बीच में एंगल निकलेगा, राइट? तो कैसे लिखा जाएगा? कॉस लिखा जाएगा क्या? 90 माइनस थीटा ना। और आपको समझ में आ रहा होगा फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या बन गया? साइन थीटा बन गया, क्योंकि मैंने थीटा किस एंगल को माना था? थीटा मैंने एंगल लाइन और नॉर्मल के बीच के एंगल को नहीं माना था, लाइन और प्लेन के बीच के एंगल को माना था। तो जब कॉस 90 माइनस थीटा करा तो वो साइन बन गया, इसलिए लाइन और प्लेन का जब एंगल लेंगे तो उसमें साइन आ जाएगा। और ये थीटा किसके बीच में एंगल होगा? लाइन और प्लेन के बीच में। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो प्लेन Yes, प्लेन sir. लिया तो कॉस आएगा, लाइन लाइन लिया तो कॉस आएगा, लेकिन लाइन और प्लेन लिया तो साइन आ जाएगा। बस इतना याद रखना, ठीक है? अब थोड़ा सा जल्दी से एक बार बात कर लेते हैं कि विजुलाइज कर लेते हैं कि अगर मैं कहता हूं दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो क्या उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे? अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं Yes, तो sir. उनके नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होंगे? हाँ होंगे। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके क्या बी वाले वेक्टर जो पैरेलल वाले वेक्टर हैं वो भी परपेंडिकुलर होंगे? हाँ वो भी परपेंडिकुलर होंगे। पैरेलल होंगे तो पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन अगर मैं बोलता हूं लाइन और प्लेन, मैंने बोला इफ लाइन L एंड प्लेन P विथ इसका पैरेलल वेक्टर मान लेते हैं B है और इसका विथ नॉर्मल वेक्टर विथ नॉर्मल N, देन तो मैंने क्या बोला? इफ लाइन एंड प्लेन विथ नॉर्मल वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। मैंने लाइन और प्लेन को क्या किया? पैरेलल टू ईच अदर। देन B और N क्या होंगे आपस में? पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे भाई। ठीक है भाई, ये बात समझ आ रही है कि लाइन और प्लेन अगर परपेंडिकुलर हैं, सॉरी पैरेलल हैं, अगर लाइन और प्लेन पैरेलल हैं तो उनका जो नॉर्मल और जो लाइन का पैरेलल वाला वेक्टर बी होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये बात समझ में आ रही है ना सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. तो इमेजिन करके देख लो, लाइक कोई भी लाइन है और प्लेन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। लेकिन जब नॉर्मल लेंगे हम उसका प्लेन का, तो वो तो लाइन के साथ क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा ना, इसलिए उल्टा हो जाएगा। तो जब भी लाइन और प्लेन के बारे में रिलेशन दे कि पैरेलल है, तो सोच लेना नॉर्मल के साथ, क्योंकि प्लेन का हम डायरेक्शन लेते ही नहीं है, नॉर्मल का लेते हैं हमेशा। तो जब भी कुछ सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल के साथ सॉल्व करेंगे, नॉर्मल वाले वेक्टर के साथ जो प्लेन के साथ नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ बी वाला वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और अगर प्लेन और लाइन परपेंडिकुलर है तब बी और एन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया अभी? Yes, sir. फिर आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, एंगल हो गया। इसके बाद आता है किसी भी पॉइंट से x1 y1 z1 से डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम प्लेन ऐसा दिया हुआ है ax by cz इक्वल टू डी। अगर मैं कहता हूं किसी पॉइंट का प्लेन से मतलब जब मैं डिस्टेंस बोल रहा हूं तो बाय डिफॉल्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, क्या फॉर्मूला है उसके लिए? क्या करो, a लिखो, उसके साथ x की जगह x1 लिख दो, b के साथ y1 लिख दो, c के साथ z1 लिख दो, और जो d राइट साइड पे लिखा हो तो उसको लेफ्ट साइड पे ले आओ, माइनस d लिख दो। डिवाइड में क्या, रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला फिर वैसा ही है जैसे 11th में तुम्हारा एक पॉइंट से स्ट्रेट लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता था। प्रूफ कर सकते हैं, बट प्रूफ नहीं करा रहा, याद रख लो ये। ठीक है, किसी भी पॉइंट का किसी प्लेन से डिस्टेंस निकालना है तो बस क्या करना है तुम्हें, एक्स वाई जेड को रिप्लेस करके x1 y1 z1 वाला पॉइंट रख दो, और जो d तुम्हारा राइट साइड पे लिखा होता है उसको लेफ्ट साइड पे ले आना। अच्छा, जब लेफ्ट साइड पे अगर मान लो पहले से लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है तो फिर साइन चेंज मत करना। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. नहीं तो साइन की गड़बड़ हो जाएगी। और ये मॉड में इसलिए रख दिया, बाय चांस नेगेटिव आता है तो डिस्टेंस तो क्योंकि परपेंडिकुलर है तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो फिर उसको पॉजिटिव ही लेंगे। तो नेगेटिव अगर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव बना देंगे, मॉड का काम ये है। फिर आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, मतलब ऐसे प्लेन है, मान लो P1 और P2, दो प्लेन है पैरेलल, कैसे, ax by cz इक्वल टू d1, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d2। तो तुम्हें दिख रहा होगा मैंने क्या करा, जो डायरेक्शन रेशियो थे नॉर्मल के दोनों के, वो मैंने सेम ही कर दिए, और d1 d2 मतलब जो कांस्टेंट वाला है उसको अलग कर दिया। तो तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि कभी किसी प्लेन के पैरेलल अगर एक और प्लेन लिखना है तो उसमें a b c जो डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल के वो तो सेम लिख दो, बस जो d लिखा होगा तुम्हारा पहले वाले प्लेन का उसकी जगह दूसरे वाला कुछ वेरिएबल d लिख दो। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ प्लेन पैरेलल टू ये वाला प्लेन, अगर मैं कहूँ इसके प्लेन कोई पैरेलल बताओ कैसा होगा, तो वो ऐसा होगा 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू डी होगा। डी मुझे नहीं पता कौन क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? अब वो निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देगा तुम्हें। ठीक है भाई, क्लियर? Yes, sir. तो अगर दो प्लेन पैरेलल हैं, तो दो प्लेन अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो गिवन बाय क्या है, d2 माइनस d1 का मॉड। अच्छा, d2 माइनस d1 लिख दिया तुम, d1 माइनस d2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड में रखना है। और डिवाइड किससे करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? तो अगर मैं बोलूं 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, और एक बोलूं 4x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 10, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बता दो कितना है। ये वाला प्लेन P1 है और दूसरा वाला प्लेन मान लिया P2, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, वो निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ABC और D1 D2 बताना है। कोई बताएगा D1 कितना है और D2 कितना है इसका? D1 3. सबसे पहले मैंने ऑब्जर्व किया कि क्या नॉर्मल जो मैंने लिखा है दोनों के नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं सेम नहीं है, पर है तो पैरेलल। ये तो समझ में आ गया पैरेलल है, पर सेम तो नहीं है। तो सेम बना देते हैं भाई, क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेते हैं 4x माइनस 2y। हाँ, या तो 2 कॉमन ले लो, या चलो मैंने ऐसे कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 6 आ गया। तो जो D1 हमें लग रहा था 3 है वो 3 नहीं अब 6 है। ठीक है ना, बस इतना फर्क है। क्लियर है? तो D1 मेरा 6 है, D2 मेरा 10 है, ABC मुझे पता है क्या क्या है, 4 माइनस 2 2, और मैं फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस निकाल दूंगा। क्लियर है? D2 माइनस D1 डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है भाई? Yes, sir. Yes, sir. और क्या रह गया, प्लेन की इक्वेशन होगी 5 हमारी, एंगल हो गया,
किसी पॉइंट से प्लेन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, दो पैरेलल प्लेन्स के बीच में डिस्टेंस हो गया, और इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, सारे हो गए। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट्स से प्लेन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट दे रखा है 1 2 1 और दूसरा पॉइंट दिया है 2 1 2 एंड पैरेलल टू लाइन, एक लाइन के साथ पैरेलल है जिसकी इक्वेशन है 2x इक्वल टू 3y, और कॉमा करके दे दिया z इक्वल्स टू 1, और फिर बोला ये जो प्लेन होगा ऑल्सो पासिस थ्रू द पॉइंट, आपको बताना है किस और पॉइंट से पास होगा, और 4 ऑप्शन दे दिए। पहला दे दिया 0 6 -2, फिर दे दिया -2 0 1, तीसरा दे दिया 0 -6 2 और 2 0 -1। इन 4 पॉइंटों में से बताना है कि जो प्लेन होगा एज सच, जो कंडीशन गिवन है, वो प्लेन इनमें से किस पॉइंट से और पास होगा। 2 पॉइंटों से तो दे ही रखा है प्लेन पास हो रहा है, और क्या इन्फॉर्मेशन दी है कि पैरेलल टू लाइन, एक लाइन के पैरेलल भी दिया हुआ है। अच्छा, लाइन की इक्वेशन देख के किसी बच्चे को थोड़ा सा लाइक लग रहा होगा ये कैसी लाइन दी थी सर ने कॉमा लिख दिया, वो कॉमा की जगह इक्वल होगा, पर लास्ट क्लास में शायद मैंने बताया था ऐसी लाइन को भी लाइक हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले लाइन को ही लिख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में, भाई तो बताएगा जो लाइन एल है उसको कैसा लिख दूं, ऐसा लिख दूं, बताओ क्या लिखें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, कैसे लिखेंगे? अगर 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू मान लेता हूँ k के इक्वल है सर के चलो, या ऐसे लिख दो इसे x -0 डिवाइड बाय हाफ, ये ठीक है, और y -0 डिवाइड बाय 1/3, ये ठीक है, यस ये लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये कि इक्वल टू में जो z होता था वो कॉमा करके अलग से दिया हुआ है, तो मैंने बताया था तुम्हें z -1 और बाय 0। हाँ वो याद आ रहा है ना, कैसे आया था ये बताना पड़ेगा, याद है? ठीक है, मतलब हमने ऐसे कर दिया था z -1 इक्वल टू 0 और 0 को लिख दिया था 0 लैम्डा, और जो 2x इक्वल टू 3y है वो भी लैम्डा है, तो फिर मैंने z -1/0 करके लैम्डा की इक्वल बना दिया, तो तीनों इक्वल हो गए। इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, जो जिससे कि हमें डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वाले वेक्टर के और फिक्स पॉइंट पता लग गया इसका, लाइन का। चलो लाइन तो पता लग गई। अच्छा, अब प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट गिवन है। अब 2 पॉइंटों से तो डायरेक्ट इक्वेशन मैंने कोई बताई नहीं फॉर्मूला, मैं तो 1 पॉइंट से बताया था या 3 नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट से बताया था, तो मैं सिंगल पॉइंट वाली इक्वेशन लगा देता हूँ पहले। क्या होती थी प्लेन की, याद है? प्लेन इक्वेशन एक पॉइंट से, कोई भी पॉइंट ले लो, पहले ए वाला पॉइंट ले रहा हूँ, तो बताओ क्या लिख दूं? a टाइम्स x -1 b टाइम्स y -2 c टाइम्स z -1, ठीक है भाई, इक्वल टू क्या हो? 0, याद है? इसमें d नहीं आता था, इसमें 0 आता था। अच्छा, जब ये वाला पॉइंट मैंने पुट करा ए वाला, और जो अब मुझे निकालना क्या है, मुझे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी निकालना, मतलब डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल की अगर पता लग जाएगी तो आंसर आ जाएगा, और जब प्लेन पता लग जाएगा तो इन पॉइंटों में से टेस्ट कर लूंगा कि किस पॉइंट से मेरा प्लेन पास हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो एबीसी निकालने के लिए अब क्या करें, बी वाला पॉइंट भी तो इसी प्लेन के ऊपर है, तो एक्स वाई जेड को भी रिप्लेस कर सकता हूं मैं किससे? 2 -1, y की जगह 1 -2 और z की जगह 2 -1, ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या आ गया? a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ तक ठीक है बेटा, सभी को समझ में आया? यस सर ये रिप्लेस ठीक है, कैसे किया? देखो मैंने क्या करा, मैंने ए पॉइंट लेकर प्लेन की वो वाली इक्वेशन लिख दी जो एक पॉइंट से पास होता था प्लेन ना। अच्छा, लिख दिया ए पॉइंट लेकर। अब प्लेन की जब मैंने इक्वेशन लिखी ये वाली, अब ये प्लेन की इक्वेशन बी पॉइंट से भी पास हो रही है, तो मैं एक्स वाई जेड को रिप्लेस करके 2 1 2 बी वाला पॉइंट भी तो पुट कर सकता हूँ, सेटिस्फाई करेगा ना? ठीक है, Yes. तो ये मेरा एक इक्वेशन आ गई एबीसी की फॉर्म में। ठीक है, अब एबीसी एक इक्वेशन आई है, एक और इक्वेशन और कैसे बना सकते हैं? इसने ये भी बोला था जो प्लेन है, ये वाला प्लेन जिसके डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, ये पैरेलल है लाइन के साथ, और मैंने भी पीछे कुछ बताया था तुम्हें कि प्लेन और लाइन अगर पैरेलल हो तो नॉर्मल और लाइन क्या होंगे, या नॉर्मल और बी वाला वेक्टर जो होगा वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। तो बी वाले बताओगे कोई डायरेक्शन रेशियो कितने? डायरेक्शन रेशियो बी 1/2 है, 1/3 है और 0, यही है ना? ठीक है, इसको तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6 से मल्टीप्लाई करके, डायरेक्शन रेशियोज हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 से मल्टीप्लाई करके 3 2 0, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें फ्रैक्शन लग रहा है कि फ्रैक्शन में हटाना है तो ऐसे भी लिख सकते हो 3 2 0। ठीक है भाई, सिंपल होल नंबर रेशियो में।
ठीक है। Yes, sir. अच्छा, और डी आर नॉर्मल के कितने माने हमने? ए बी सी है। और इन दोनों को आप क्या कह रहे हो, क्या है ये दोनों? ये दोनों क्या है आपस में? Perpendicular. परपेंडिकुलर है, क्योंकि लाइन और प्लेन अगर पैरेलल है तो बी और एन क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, जीरो। कितना आएगा? 3a प्लस 2b प्लस सी के साथ तो जीरो ही हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। ये आ गया ना? ये ठीक है भाई? Yes, sir. अब थोड़ा सोच के देखो, अब सोच के देखो कि ये दो इक्वेशन आ गई मेरी ए बी और सी की फॉर्म में। पहली वाली इक्वेशन आई है ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, और दूसरी इक्वेशन आई है 3a प्लस 2b इक्वल टू जीरो। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, पहली वाली इक्वेशन से या इन दोनों इक्वेशन को ऐसे लिख देता हूँ। एक मेथड बताता हूँ तुम्हें सॉल्व करने का, कि अगर डायरेक्शन रेशियो निकालनी तो कैसे करेंगे। 3a प्लस 2b इक्वल टू जीरो, ये आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, ए की वैल्यू निकाल देता हूँ, क्या आएगी? बी माइनस सी। अच्छा, और इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। इसमें क्या आएगा? 3b माइनस 3c प्लस 2b इक्वल टू जीरो। क्या आ गया? 5b इक्वल टू 3c। तो मैं एक काम करता हूँ, b की वैल्यू निकाल देता हूँ सी की फॉर्म में। क्या आ गई? 3/5c है ना। और अगर मैं b की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो क्या आएगा? a की वैल्यू आएगी 3/5c माइनस सी। कितना आएगा? -2/5c है ना। तो देखो, मैंने a की वैल्यू भी c की टर्म्स में निकाल दी, b की वैल्यू भी c की टर्म्स में निकाल दी, और c को तो c मान लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो गई, समझ में? डी आर ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या हो जाएंगे? a आ रहा है -2/5 ऑफ c, b आ रहा है 3/5c, और ये c। और सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो निकालोगे तो क्या आएगी? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, c से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा? -2 आएगा, 3 आएगा और 5 आएगा। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, पहला तरीका। अगर ऐसे नहीं करना, मतलब ये इधर उधर सब्स्टिट्यूट नहीं करना, तो इसका एक और तरीका दिखा रहा हूँ। देखो, a माइनस बी, वो जो मैं तरीका अब लगा रहा हूँ वो ऐसा है जो तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10th क्लास में था, याद है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड कुछ करते थे ऐसे। क्या कर रहा हूँ मैं? a के नीचे क्या लिख दिया, b के नीचे और c के नीचे। देखो क्या करा, या तुम इसका वो बना दो यार, क्या मैट्रिक्स बना। चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ही करते हैं, a के नीचे, b के नीचे और c के नीचे। क्या करा, जैसे डिटरमिनेंट करते हैं ना सॉल्व, ये वाले पार्ट भूल जाओ, कोएफिशिएंट 1 और 3 को भूल जाओ। सी का नहीं लिखा हुआ तो सी को ऐसे लिख दो, +0c, +0, इसको लिख देता हूँ +0c। चलो, अब क्या करते हैं, हम क्या करते थे, इसका 0 को मल्टीप्लाई करते थे -1 से। मतलब यहाँ पर क्या लिखते थे, ऐसे लिखते थे b1c2 माइनस b2c1। फिर यहाँ पर y के नीचे कुछ लिखते थे, y के नीचे क्या लिखते थे, याद है किसी को? याद नहीं आ रहा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भाई, याद है किसी को? नहीं याद आ रहा? A1C2. क्या लिखते थे? A1C2. a1 उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं, c1a2 माइनस c2a1। और यहाँ लिखते थे 1 के नीचे लिखते थे, इसमें c न्यू x और y होता था और एक कांस्टेंट 1 होता था, यानी कांस्टेंट या राइट साइड पे जो हम ले जाते थे c1। तो यहाँ पर वो c लिख दिया, c की जगह क्या आएगा, c के नीचे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा a1b2 माइनस a2b1। मतलब पहली वाली इक्वेशन में abc के कोएफिशिएंट है वो है a1b1c1, और दूसरी वाली इक्वेशन में a2b2c2 ऐसे हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, a के नीचे बताएगा कोई क्या आएगा, b1c2, मतलब -1 और 0 करोगे 0 आएगा, माइनस का b2 करना है c1 के साथ, तो कितना आएगा? 2 आएगा माइनस का। ठीक है, b के नीचे बताओ जल्दी से क्या आएगा। मतलब ऐसे करो ना, सीधा सिंपल, इसको 0 भूल जाओ। माइनस 0 -3, ठीक है, नेक्स्ट। 2 एक माइनस मिनट, एक मिनट, गड़बड़ तो नहीं कर दी? उल्टा कर दिया क्या मैं? उल्टा कर दिया भाई। 3 -0 आएगा ना, c1 और a2 करना है, वो 3 आएगा, और माइनस उल्टा 0, Yes. ठीक है। और c के नीचे क्या आएगा, a1b2 करोगे क्या आएगा, 2 -3 है ना, ये ठीक है। यस सर, अच्छा, माइनस नहीं तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा, क्यों? प्लस हो क्योंकि ये जो जाएगा। मैंने, हाँ ये मैंने सर्कल बनाया हुआ ना, वो दिख नहीं रहा, ये माइनस था एक्चुअली यहाँ पे, तो ये प्लस आएगा। तो क्या आया देखो, ए के नीचे क्या है, ए के नीचे आ रहा है -2, बी के नीचे आ रहा है 3, और सी के नीचे आ रहा है 5। तो ए बी सी की डायरेक्शन रेशियो क्या आएगी, ए बी सी जो होगा वो क्या आ रहा है, -2 3 5, यही आ रहा था क्या? आ रहा वही, ठीक है, Yes, sir.
क्लियर हो गया? सभी को Yes, आया sir. भाई? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये दो तरीके, मतलब तुम कैसे भी कर लो यार, ठीक है, ऐसे कर लो या वो एक किसी भी एक वेरिएबल की टर्म्स में ले आओ, या तो सबको ए में ले आओ, सबको बी में ले आओ, या सबको सी में ले आओ, ठीक है। तो जब डायरेक्शन रेशियो पता लग गए हो नॉर्मल के, तो अब तो इक्वेशन आ गई ना यहाँ से, कहाँ गई ये वाली, सी की वैल्यू पुट कर दोगे ना, ठीक है, क्लियर है भाई? और प्लेन की जब इक्वेशन आ जाएगी तो फिर मैं क्या करूंगा, ये जो पॉइंट 4 दिए हुए हैं इनमें से सेटिस्फाई करा लूंगा कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, वही मेरा पॉइंट होगा जो प्लेन के ऊपर है। क्लियर है? बोलो भाई। यस Yes, सर। sir. Yes. ठीक है, अच्छा इसको करने का एक और तरीका भी था, अगर मैं कहूँ कि एक और तरीके से कैसे कर सकते थे, तो आप ऐसे सोच सकते थे, देखो एक और तरीका दिखाता हूँ। नॉर्मल वेक्टर लगाने में, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो निकालने में टाइम लगा ना मैंने दो मेथड वैसे बता दिए, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा, बट फिर भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो गया, तो थोड़ा सा एक और तरीका बताता हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव हो कि भाई क्वेश्चन को आप कैसे भी सोच पाओ। ठीक है, अब मान लिया क्या थे हमारे प्लेन के ऊपर 2 पॉइंट गिवन थे, क्या थे भाई? प्लेन पर 2 पॉइंट हमें गिवन थे, 1 2 1, और बी पॉइंट था 2 1 2। बी पॉइंट था 2 1 2। मतलब मेन टेंशन क्या है? मेन टेंशन है वही कि हमें प्लेन के नॉर्मल वाले डायरेक्शन रेशियो चाहिए। अगर वो पता लग जाए तो पॉइंट तो दो है, एक की जगह दो पॉइंट है, कोई सा भी पॉइंट लेकर, फिक्स पॉइंट लेकर मैं प्लेन की इक्वेशन निकाल दूंगा। मुझे डायरेक्शन रेशियो चाहिए जो इसके साथ, प्लेन के साथ क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ए और बी पॉइंट दोनों के दोनों प्लेन के ऊपर है, तो जो ए बी वेक्टर होगा वो भी प्लेन के ऊपर ही होगा, है ना? यस। कितना आएगा, कितना आएगा भाई? 2 माइनस 1 1 आएगा, माइनस 1 आएगा और 1, ठीक है। यस। अच्छा अच्छा, फिर उसने बोला था ये वाला वेक्टर जो है मुझे पता लग गया प्लेन के ऊपर है। अच्छा, दूसरी बात, उसने बोला था प्लेन जो है लाइन के साथ पैरेलल है, और लाइन के डायरेक्शन रेशियो किसी को याद है क्या है? लाइन के डायरेक्शन रेशियो आए थे हाफ 1/3, उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया था, क्या आए थे? 3 2 0, है ना? Yes, sir. 3 3 2 0। अब देखो इजी कर रहा हूँ, ये बहुत जल्दी हो गया, डायरेक्शन रेशियो आगे दोनों के। अब सोच के देखो आपको क्या चाहिए, आपको नॉर्मल वेक्टर चाहिए। अब ए बी वेक्टर और ये जो बी वाला वेक्टर है, ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे या नहीं होंगे? सोचो, ये दोनों ही पैरेलल होंगे या नहीं होंगे भाई? पैरेलल। क्योंकि प्लेन अगर लाइन के साथ पैरेलल है तो प्लेन के ऊपर जो लाइन बनाएंगे हम ए बी, वो भी क्या होगी भाई, लाइन के साथ क्या होगी? चलो मान लो पैरेलल नहीं भी है, अब हमें जो नॉर्मल बताना है, मान लिया पैरेलल नहीं है, वो लाइन हो सकता है टेढ़ी हो प्लेन के ऊपर, क्योंकि प्लेन पे हम कैसी भी लाइन बना सकते हैं, तो मान लो वो चलो पैरेलल भी नहीं है, ऐसा हम कह नहीं सकते कि पैरेलल होगा। तो हमने मान लिया चलो ए बी एक डायरेक्शन, ए बी के डायरेक्शन रेशियो आ गया, और बी वाले वेक्टर की पैरेलल लाइन जो लाइन है उसकी भी डायरेक्शन रेशियो आ गया। अब जो नॉर्मल वेक्टर होगा प्लेन का, वो इन दोनों के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा। प्लेन के जो प्लेन में लाइन ए बी मैंने ली है, ए बी वाला वेक्टर उसके साथ तो परपेंडिकुलर होगा, लेकिन जो बी वाला वेक्टर उसके साथ भी परपेंडिकुलर है, राइट? यस। बात समझ आती है भाई? ए बी और बी के बारे में मैं ऐसे नहीं कह सकता कि वो पैरेलल होंगे, लेकिन ये तो पता है कि नॉर्मल इसके साथ भी परपेंडिकुलर है और नॉर्मल बी के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो अगर एक चीज दोनों के साथ परपेंडिकुलर है तो तुम्हें याद आ रहा होगा क्रॉस प्रोडक्ट वाला एप्लीकेशन, याद है? तो नॉर्मल जो वेक्टर होगा वो क्या होगा भाई, लैम्डा टाइम्स ही तो होगा इन दोनों के क्रॉस का, है कि नहीं? क्या बात समझ में आती है भाई? यस। sir. तो बस इन दोनों का यार क्रॉस निकाल दो ना, सिंपल। जो नॉर्मल के आपको डायरेक्शन रेशियो चाहिए थे ना, इन दोनों का बस क्रॉस निकाल दो, खत्म। तो इन दोनों का क्रॉस कैसे निकालोगे? आई जे के, ए बी का क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस 1 1, और ये लिखा हुआ है 3 2 0, निकाल दो, ये कितना आएगा? आई बार कितना आएगा, 0 माइनस 2 माइनस जे बार, ये गया -3, और भाई के बार ये आ गया 2 + 3, क्या आ रहा है, -2i प्लस का 3j और प्लस का 5k, वही नहीं आगे? और लैम्डा टाइम्स करोगे, लेकिन हमें तो डायरेक्शन रेशियो चाहिए, तो डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल के पैरेलल वाला वेक्टर हो या नॉर्मल ही हो, कोई सा भी हो, मतलब नॉर्मल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बच्चा सोचेगा सर लैम्डा भी तो है, लैम्डा की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो लैम्डा से मतलब नहीं है, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जो परपेंडिकुलर हो किसके साथ, प्लेन के साथ। तो लैम्डा की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो क्या आ गई, डी आर ऑफ नॉर्मल क्या आ गई भाई, -2 3 5, ठीक है? क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. तो ऐसे भी निकल गया, मतलब मैंने 2 2 3 3 तरीके से बता दिया कि भाई ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, क्योंकि क्वेश्चन में कब कैसे सोचोगे उसके लिए कोई डायरेक्ट वो नहीं है, मतलब रटना नहीं है। अगर रटोगे तो फिर उस टाइप का क्वेश्चन एग्जैक्टली आएगा तो कराओगे, नहीं आया उस टाइप का फिर सोच ही नहीं पाओगे।
तो इसलिए मैं सर इतनी सारी चीज बता रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो। सर ऐसे भी कर सकते हैं कि प्लेन जैसे बना दिया तो उसके ऊपर ए पॉइंट भी दिया है, बी पॉइंट भी दिया है, फिर एक कोई और पॉइंट मान लिया, ऐसे रैंडम जैसे आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर हम्म, एक वेक्टर हमने बना लिया ए बी वेक्टर, वो भी प्लेन हम्म। में है। एक ए और वो पॉइंट जो हमने माना उसका वेक्टर, और जो पर जो लाइन तुम पर जो तुम रैंडम पॉइंट मानोगे यार, वो तो एक्स अजीब सा पॉइंट होगा ना, उसके निकलेंगे नहीं ना। मतलब क्रॉस प्रोडक्ट जब करोगे तो वो वेरिएबल की फॉर्म में ही आएगा ना। नहीं सर, ठीक है। मतलब उसके बाद और उस वेक्टर के बाद जो बी वेक्टर है लाइन का, उन तीनों का अगर बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करे तब। हाँ मतलब बेसिकली नॉर्मल वेक्टर मतलब परपेंडिकुलर वाली चीज है। परपेंडिकुलर वाला वेक्टर जैसे मैंने यहाँ पर बोला लैम्डा के लिए 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्शन रेशियो चाहिए हमें, कोई भी एक परपेंडिकुलर हो सकता है। हाँ तो अगर तुम्हारा वो बॉक्स प्रोडक्ट करके बॉक्स प्रोडक्ट कह रहे हो, यस सर। वो क्या दे देगा तुम्हें? क्या कह रहे हो? वो नॉर्मल वेक्टर कह रहे हो आ जाएगा? नहीं सर, मतलब इक्वेशन आ जाएगी जैसे। अच्छा इक्वेशन आ जाएगी, तुम 3 पॉइंट वाला लाइक तरीका लगा रहे हो ना। यस सर। ठीक है, करके देखना, दोनों सेम आते नहीं आते, एक बार देखना। मैं समझ नहीं पा रहा, विजुलाइज नहीं कर पा रहा क्या पूछ रहे हो, तो ठीक है। ओके सर। ठीक है बेटा, तो ये समझ में तो आगे वैसे मैंने कैसे निकाला सभी को। अब तुम्हें जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे करो, लेकिन लॉजिकली तुम्हें समझ में आ गया कि हो क्या रहा है। सभी को क्लियर है भाई? Yes, sir. चलो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। लेट्स से क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ कुछ ऐसा ही, मतलब जैसे मैंने अभी क्रॉस करके निकाला, इसी एप्लीकेशन पे। लेट्स से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। इस बार एक पॉइंट दे दिया बस। क्या दे दिया? 1 2 -4 एंड बोला परपेंडिकुलर टू टू लाइंस। अच्छा, प्लेन की जगह इस बार क्या ले लेते हैं? लाइन ले लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, एक पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू टू लाइंस, दो लाइनों के साथ परपेंडिकुलर है। और दो लाइनों की इक्वेशन ऐसी दी है, x -8 डिवाइड बाय 3, y +19 डिवाइड बाय -16, z -10 डिवाइड बाय 7। ये एक लाइन दी हुई है, फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन दी हुई है भाई x -15 डिवाइड बाय 3, y -29 डिवाइड बाय 8 और z -5 डिवाइड बाय -5। ये दो लाइन दी हुई है और मैं कह रहा हूँ मुझे एक ऐसी लाइन ढूंढनी है जो इन दोनों लाइनों के साथ क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो फिर वही वाली बात समझ में आती है कि जब भी एक वेक्टर दो वेक्टरों के साथ परपेंडिकुलर होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला एप्लीकेशन हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मुझे पहली वाली लाइन का b बता दो कितना है, b1, इसके डायरेक्शन रेशियो बता दो कितने? 3 -16 7 है ना। दूसरी लाइन वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो कितने? 3 8 -5। पर इंश्योर कर लेना कि x y z के कोएफिशिएंट 1 ही होने चाहिए। अगर ये 1 नहीं है फिर तो थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो फिर b1 और b2 के डायरेक्शन रेशियो थोड़े डिफरेंट आएंगे, ये नहीं आएंगे एग्जैक्टली, है ना। तो ये बात देख लेना, कई बार हम जल्दी जल्दी में देखते नहीं है बात। अच्छा, और ये वाली लाइन जो हमें निकालनी है, रिक्वायर्ड लाइन l, वो इन दोनों के साथ क्या? परपेंडिकुलर। तो हमारे वाला जो b होगा वो b1 के साथ भी परपेंडिकुलर होगा और b2 के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, राइट। तो b1 क्रॉस b2 कर कर मैं क्या निकालूंगा? मेरी वाली लाइन के डायरेक्शन रेशियो आ जाएंगे ना, गिव्स drs ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये बात ठीक है? यस तो इन दोनों का क्रॉस करके तुम अपने लाइक रिक्वायर्ड लाइन के डायरेक्शन रेशियो निकाल लोगे। जब उसके डायरेक्शन रेशियो निकल गए उसके बाद तुम्हें पॉइंट तो गिवन ही है, तो वो वाली इक्वेशन लगा दो कि क्या होती थी? x -x1 y -y1 z -z1, नीचे b1 b2 b3। याद है? क्लियर है? हो जाएगा? ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. सभी को आगे समझ बेटा क्या बोला मैंने? Yes, yes, sir. चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन। तो ये क्रॉस वाला ज्यादा इजी है, मतलब जो मैंने इतने सारे ऊपर मेथड बताए थे कि कैसे निकालना है, उसमें सबसे ज्यादा इजी है ये कि क्रॉस कर लो, सिंपल सा। देन एक क्वेश्चन आ गया, इफ द मिरर इमेज। चलो एक मिरर इमेज वाला पहले मिरर इमेज ना देकर मिरर इमेज पूछ लेता हूँ कि इफ, लेट्स से क्वेश्चन आया, हमें मिरर इमेज निकालनी है, ठीक है, किसकी? प्लेन के अंदर। जैसे मैंने लाइन का कराया था ना, याद है सभी को? मैंने क्वेश्चन कराया था कि भाई अगर लाइन के अंदर एक पॉइंट की मिरर इमेज निकालनी है तो कैसे निकालते थे ना। ऐसे ही प्लेन में भी आ सकता है। तो मैंने पूछ लिया फाइंड द, कॉन्सेप्ट वही यूज होगा कि भाई वो जो पॉइंट लेंगे प्लेन पर या लाइन पर वो मिड पॉइंट होगा
ऑब्जेक्ट मतलब जो पॉइंट ले रहे हैं और उसकी इमेज के बीच का मिड पॉइंट होगा और परपेंडिकुलर होगी वो लाइन पूरी की पूरी। तो क्वेश्चन आगे फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट क्या दिया है 1 3 4 इन द प्लेन में कहा है इस बार इन द प्लेन कैसा r डॉट 2i माइनस j प्लस k प्लस 3 इक्वल टू 0। इस प्लेन में इस पॉइंट की क्या निकालनी है इमेज निकालनी है। तो मतलब ऐसे हो गया फिर भाई इस प्लेन को वैसे लिख लो पहले कैसे लिखें 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इक्वल टू 0 ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन की इमेज निकालनी है प्लेन में निकालनी है इमेज इस पॉइंट की। तो ये हमारा पॉइंट हो गया ये हमारा प्लेन हो गया P और इसकी इमेज मान लेते हैं a डैश है जो कि मान लेते हैं ABC मान लेते हैं। तो पहली समझ में आता है कि परपेंडिकुलर होगा ऐसे और जो ये मिड पॉइंट होगा M इन दोनों का क्या होगा a प्लस 1/2 b प्लस 3/2 और c प्लस 4/2। ठीक है भाई ये प्लेन के ऊपर होगा। यहाँ तक आया सभी को समझ में। अब स्टार्ट कैसे करें निकाले कैसे ABC की वैल्यू। सबसे पहले हमने ऑब्जर्व किया कि a डैश की डायरेक्शन रेशियो बताएगा कोई क्या होंगे a-1 b-3 c-4 है ना। और drs ऑफ नॉर्मल वेक्टर क्या है हमारे जो प्लेन का नॉर्मल है उसके dr कितने हैं भाई बताएगा कोई कितने हैं drs नॉर्मल वेक्टर की। सर 2 - 1 1 है ना xyz की कोएफिशिएंट क्लियर है। अच्छा कोई बच्चा बोलेगा सर ये d जो होता है कैपिटल D उसको पॉजिटिव रखना चाहिए तो एक काम करो ऐसे लिख लो -2x + y - z = 3 ऐसे लिख लो कोई बात नहीं ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। तो ये ले लेते हैं -2 1 और -1 -2 1 और -1 ये हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो है। अब इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन बताएगा नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो है और ये जो a डैश है ये दोनों आपस में क्या होंगे बताओ भाई पैरेलल होंगे बिल्कुल ठीक है भाई दोनों ही क्योंकि परपेंडिकुलर है ना नॉर्मल भी तो एक वेक्टर परपेंडिकुलर ही होता है प्लेन के साथ तो दोनों परपेंडिकुलर है तो पैरेलल होंगे पैरेलल तो फिर कोलिनियर मतलब डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे। रख दिया इक्वल टू मान लिया k a की वैल्यू आ गई -2k + 1 b की वैल्यू आ गई k + 3 c की वैल्यू आ गई -k + 4 ये तीन वैल्यूज आ गई। अब हमें पता है इन a डैश का जो मिड पॉइंट है मैंने लिया था वो किस पर लाई कर रहा है प्लेन पर लाई कर रहा है राइट ये ठीक है। तो मैं क्या करूंगा जो प्लेन की इक्वेशन थी उसमें a + 1/2 b + 3/2 और c + 4/2 कहां पुट कर दूंगा प्लेन की इक्वेशन में पुट कर दूंगा xyz की जगह। तो -2x + y - z = 3 ये मेरी प्लेन की इक्वेशन है। इसमें जो मिड पॉइंट आया था क्या आया था a + 1/2 b की जगह सॉरी y की जगह कितना आया था y की जगह था b + 3/2 और z की जगह c + 4/2 = 3 और a की वैल्यू b की वैल्यू और c की वैल्यू k के टर्म्स में यहां से पुट कर दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा k आ जाएगा और k आ गया तो फिर पॉइंट आ जाएगा ABC क्लियर है बोलो भाई ठीक है। तो इस तरह से हमारी इमेज आ गई किसकी किसी पॉइंट की प्लेन के अंदर कैसे निकालेंगे क्लियर हो गया ठीक है भाई सर पूछो जो बेटा आपने किसी को जो आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स का उससे भी कर सकते हैं सॉल्व फुट ऑफ एल परपेंडिकुलर के एक मिनट कोऑर्डिनेट मैंने जो फुट हाँ जो मैंने बताया था LD MD NDR वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर लिया था मैंने ओरिजिन से याद है तुम्हें और मैंने कहा था कि अगर ओरिजिन से नहीं है तो फिर निकालना पड़ेगा तो कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था प्रूव करा के बताया था समझाया था कि कैसे आया था वो लगाना पड़ेगा वही यहाँ पर लगाया मैंने समझ में ओके सर ठीक है ना वो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगाया था ना हमने भी उसमें O से उस पॉइंट तक का मैंने पोजीशन वेक्टर निकाला था वही पॉइंट आ गया था क्योंकि ओरिजिन तो 0 0 0 होता है फिर नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन लेकर मैंने प्रोपोर्शन में रखा था याद है फिर k मानकर सॉल्व करा था वही चीज मैंने यहाँ पर करी क्योंकि इस बार ओरिजिन से नहीं कर रहे इस बार तो ऐसे कर रहे हैं a और a डैश लेकर तो इसलिए ऐसे करना पड़ेगा ठीक है ओके सर क्लियर हो गया हाँ तो यानी वो वाला लॉजिक वहां मतलब वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा
क्योंकि वो ऑरिजिन से होता था डायरेक्ट। इफ द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 135 विद रिस्पेक्ट टू एक प्लेन दिया हुआ है 4x माइनस 5y प्लस 2z इक्वल टू 8 इज अल्फा बीटा गामा, ऐसे दे दिया, ये इमेज है। देन 5 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस गामा बताना है क्या होगा। ये आया था हमारा 2021 वाले पेपर में। मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 135 इन द प्लेन ये इज ये, तो 5 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करना है, मतलब बेसिकली इमेज निकल जाएगा तो ये तो 5 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकल जाएगा, बेकार है। ऑप्शंस हैं 39, करो सारे करो बेटा, जल्दी से सॉल्व बताओ क्या आएगा। 47 एक करके दिखाओ सारे, क्या आंसर आ रहा है इनमें से। पॉइंट है 135 प्लेन पर, तुम फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी पहले निकाल सकते हो, फिर वो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाकर भी इमेज निकाल सकते हो। ध्यान होगा मैंने लाइन में कैसे कराया था, मैंने लाइन में कहता था कि ए से लाइन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो पहले, और जब वो निकल जाए तो फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के इमेज निकाल लो। ऐसे भी कर सकते हो, या डायरेक्टली पहले इमेज ही निकाल लो, इमेज वाला पॉइंट ही ले लो, पर मिड पॉइंट को कंसिडर तो करना ही पड़ेगा बीच में, तो वो तुम्हारी मर्जी है। चलो इस बार ऐसे ले लेते हैं, ए बी सी यहाँ ले लेते हैं, लाइन ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ले लिया, ये मान लेते हैं पी, तो डी आर्स क्या होंगे भाई ए पी के, इसके डी आर हो जाएंगे a माइनस 1 बी माइनस 3 सी माइनस 5। नॉर्मल के डी आर कितने, नॉर्मल वेक्टर के डी आर कितने हमारे 4 माइनस 5 2, 4 माइनस 5 2, दोनों आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। इक्वल टू के मान लिया, तो ए की वैल्यू आ गई 4k प्लस 1, बी की वैल्यू आ गई माइनस 5k प्लस 3, सी की वैल्यू आ गई 2k प्लस 5। ठीक है, अब ये जो ए बी सी पॉइंट हमने लिया है ये है तो प्लेन के ऊपर ही, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन की इक्वेशन है 4x, x की जगह मतलब a की जगह 4k प्लस 1, फिर है माइनस का 5, माइनस 5 y की जगह b वाला पॉइंट, b है माइनस 5k प्लस 3, और c की जगह 2 टाइम्स करना है, 2 टाइम्स 2k प्लस 5 इक्वल टू क्या चल रहा है, इक्वल टू चल रहा है हमारा 8। तो यहाँ से k निकाल दो, कितना आएगा 16k प्लस 25k प्लस 4k प्लस 4 माइनस 15 प्लस 10 इक्वल टू 8। क्या हो रहा है भाई 2045k, और माइनस 15 प्लस 10 हो गया माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1, कितना आ गया 9 आ रहा है भाई। के की वैल्यू 1/5 आ रही है क्या, यस सर। ठीक है। तो 1/5 टाइम्स 4 प्लस 1 करना है, कितना हो जाएगा भाई, कुछ बच्चों ने आंसर भी निकाल दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। कितना आएगा भाई 4/5 प्लस 1 कितना हो गया 9/5, बी पॉइंट कितना आएगा 2, और सी कितना आएगा 2/5 प्लस 5 5 27/5 है ना। Yes. ठीक है, अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं ठीक करा है ना, ठीक है। तो इन तीनों को ऐड करना, ये अल्फा बीटा गामा यही होगा। अच्छा ये नहीं ये तो पॉइंट आया अभी, इमेज निकालनी है ना मैंने, इमेज क्या होगी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा 135 ए बी सी, और ये इमेज मान रहे हैं, तो इमेज कैसी, इमेज वाला जो पॉइंट होगा वो लेट से मैंने मान लिया पी क्यू आर, तो ये वाला पॉइंट आया मेरा क्या 9/5 2 27/5, तो 1 प्लस पी डिवाइड बाई 2 आपका होगा 9/5। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी, पी की वैल्यू आ गई भाई हमारी 18 माइनस 5 13/5, ऐसी क्यू आ जाएगा, ऐसी आर आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करके ये पी क्यू आर में ले रहा हूँ, इसकी जगह तो अल्फा बीटा गामा ही लेना चाहिए था मुझे। यही मेरा अल्फा है, यही मेरा बीटा है, और यही मेरा गामा है, ठीक है, निकल जाएगा भाई, ठीक है।
Yes, sir. बोलो भाई, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और क्वेश्चन करेंगे 3D के, और फिर चैप्टर फिनिश करेंगे वाला, ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके